Let's start the class, and I will be now I will be teaching you data communication, है ना, DCN, and in the last class we have already seen the components of data communication. अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग कंपोनेंट्स के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे। डेटा कम्युनिकेशन का जो कंपोनेंट्स का जो डायग्राम है मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूं, स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। देखिए आप लोग, मैंने आपको दिखाया है इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के वो 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 5 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके मैसेज सेंडर, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों ने मैसेज क्या होता था, जो मैसेज हम लोग भेजते हैं उसको जो है हम लोग भेजते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास जो ऑर्गेनाइज होता है डेटा, उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा जाता है उसको हम लोग मैसेज कहते हैं। जबकि सेंडर क्या होता था, जो मैसेज भेजता है उसको सेंडर कहते हैं, राइट। और वहीं पर जो मीडियम है वो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके का होता है, एक होता है वायरलेस और दूसरा होता है विथ वायर। विथ वायर में हम लोग जनरली यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो आपका मीडियम है, जो भी आपका मीडियम है वो मीडियम आपके लिए यहाँ पे 2 रूप में होते हैं, जो वायरलेस होता है और एक विथ वायर होता है। तो जो वायरलेस होता है उसकी बात जनरली हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाया है वो है विथ वायर, राइट। तो ये विथ वायर ही क्यों है? विथ वायर इसलिए है क्योंकि आपका जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी में, वो कहीं ना कहीं वायर उसमें जुड़ा होता है। मतलब हो सकता है कि आपके घर के पास तक केबल आया हुआ हो, वायर विथ वायर केबल आया हुआ हो, और आपके घर के पास एक ऐसा ट्रांसमीटर लगाया हुआ हो जिससे कि वहां पर के आसपास के 10 घरों में 20 घरों में वो ट्रांसमीटर से वायरलेस से कैच करता हो। आप देखते होंगे कि जो हम लोगों का मोबाइल कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है, वायरलेस है मोबाइल कम्युनिकेशन, और हम लोग जहां जाते हैं वहां पे ये विदाउट वायर काम कर सकते हैं। लेकिन क्या ये विदाउट वायर है? नहीं, एक्चुअली विदाउट वायर नहीं है, ये विथ वायर है। आपका फोन विदाउट वायर है, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो किसी न किसी टावर से जुड़ा होता है, और वो टावर कहीं ना कहीं जो डेटा है आपका किसी न किसी वायर से ही एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा रहा है। आप टावर से कनेक्ट होते हो और उस टावर के नीचे जो वायर बिछे होते हैं, जो वायर कनेक्टिविटी होती है, उससे आपका डेटा एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। तो जो वायरलेस की बातें करते हैं वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जो वायरलेस होता है उसका एक रेंज होता है, उसका एक रेंज होता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर ऐसा रेंज होता है। ब्लूटूथ का भी देखिएगा रेंज होता है, 10 मीटर रेंज होता है। इंफ्रारेड का और कम होता है, 1 मीटर का रेंज होता है। तो जब भी वायरलेस की बात करते हैं तो उसका हम लोग के पास रेंज होता है, और ये जो रेंज होता है उसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा रेंज है उसमें ही अगर हम लोग रहेंगे तो वायरलेस सही से काम करेगा। लेकिन विथ वायर में रेंज की जरूरत नहीं होती है, जितना लंबा वायर रखना चाहें उतना लंबा वायर कर सकते हैं। और अगर कोई वायर में दिक्कत है, अगर कोई वायर में कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसको जो है हम लोग उस वायर को उस वायर को हम लोग जो है
कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, कुछ ना कुछ में उस वायर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और उसमें जो भी रुकावटें आती है, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस हुआ या कुछ हुआ, तो उस वैसे समय में हम लोगों के पास जो रुकावटें आती है उसके लिए हम लोग रिपीटर्स, हब और कई सारे स्विचेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपका वायर होता है वो आपका अस्थाई होता है, और हमेशा जो है उसी के थ्रू हम लोग डेटा कम्युनिकेशन करते हैं। और एक और भी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भी डेटा कम्युनिकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहा है, तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये विदाउट वायर हो रहा है, नहीं, ये वायरलेस नहीं है, बल्कि ये वायर ही है, और हर जगह ये वायर बिछा हुआ है। अगर हम लोग कम्युनिकेशन यूएस में कर रहे हैं, अगर हम लोग कम्युनिकेशन इंग्लैंड में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, तो भी जो है वहां पे समुद्र के माध्यम से वहां पे वायर्स बिछे हुए हैं, और ये वायर्स ही हैं जो हमारे डेटा को वहां तक ले जा पाते हैं। तो दिस इज द थिंग, इसको जो है हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए मीडियम में हम लोग विथ वायर की बात करते हैं। जो रिसीवर है वो क्या होता है, जो रिसीवर है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है उसको रिसीवर कहते हैं, और जिस किसी को डेटा हमें भेजना है और उसको अगर हम डेटा भेज पाते हैं तो उसको हम लोग भेज पाते हैं, और जो डेटा रिसीव कर रहा है उसको हम लोग रिसीवर कहते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था। और प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इन सब को संभालने वाला कोई ना कोई रूल्स है। तो इन रूल्स को, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर उस रूल्स को हम लोग फॉलो अप करते हैं तो वो रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने डेटा कम्युनिकेशन का एक मॉडल का, डेटा कम्युनिकेशन मॉडल का फोटो बनाया है। इसको जो है, इस पिक्चर को हमेशा याद रखें, और इस पिक्चर को किसी भी हालत में भूलें नहीं। कहीं भी डेटा कम्युनिकेशन पूछा जाए, इस पिक्चर को पुट कर दीजिएगा। और ये क्यों जरूरी है वो भी बात है, देख लीजिए क्यों जरूरी है। देखिए, ये जो डेटा कम्युनिकेशन वगैरह, जो डीसीएन और आईडब्ल्यूटी जो आप पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा और सही से समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं कि जितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, इससे अच्छा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। सभी लोग इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि आपका क्लास छूटे नहीं, और आप लोग जो है हमेशा इसको ध्यान में रखें कि जो भी नोट्स हम दे रहे हैं उसको आप लोग हमेशा नोट कर लें, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। यहाँ पर देखिए, जो आपका डेटा कम्युनिकेशन का जो पिक्चर मैंने बनाया है डेटा कम्युनिकेशन मॉडल का, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको समझिए, यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स क्या होता है, सोर्स वही होता है जहां पर डेटा का ओरिजिनेशन होता है, जहां पर डेटा ओरिजिनेट करता है। डेटा जब ओरिजिनेट करता है, इसका मतलब ये है कि वो डेटा जो ओरिजिनेट हुआ है, वो डेटा कहीं ना कहीं आगे जाएगा। क्योंकि ये नेटवर्क से रिलेटेड है, तो जो डेटा बना है, जो डेटा ओरिजिनेट हुआ है, उसको भेजा जाएगा। तो जब भी हम डेटा भेजते हैं या जब भी डेटा ओरिजिनेट होता है, तो जैसे ही डेटा ओरिजिनेट होता है, वो हमेशा कंप्यूटर में बनता है, और कंप्यूटर हम जानते हैं कि 0-1 के बेसिस पे काम करता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। तो उस बाइनरी लैंग्वेज में काम करने के लिए जो डेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो 0 और 1, जो लैंग्वेज हम लोग जो मशीन कोड इस्तेमाल करते हैं, वो 0-1 का कोड होता है, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होता है। हमेशा ये याद रखिएगा, जो भी सोर्स, जो भी कंप्यूटर में हम लोग डेटा बनाते हैं, दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी नंबर्स, एंड दैट इज ऑन 0 and 1 बेसिस।
और ये 0 और 1 बेसिस पे जो डेटा है वो कहीं कुछ नहीं है बल्कि डिजिटल स्ट्रीम में है, डिजिटल बिट्स हैं। इसीलिए ये जो डेटा होते हैं वो डिजिटल डेटा होते हैं। अब डिजिटल डेटा को हमें ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम होती है। डिजिटल डेटा चूंकि ज्यादा स्पेस लेता है। अब डिजिटल डेटा स्पेस कैसे लेता है? आप देखिएगा कि पहले के कुछ दिन पहले ही की बात है कि आप लोग जब भी इसमें जब आप लोग यूज करते हैं, जैसे टीवी वगैरह में जो कनेक्शन आप लोग यूज करते हैं, या फिर आप जो आपका जो टेलीविजन में जो केबल कनेक्शंस आप लोग यूज करते थे, वो सारे डिजिटल चैनल्स नहीं होते थे। आज के डेट में सारे डिजिटल चैनल्स आ रहे हैं, और डिजिटल चैनल्स अगर आप केबल के माध्यम से लीजिएगा तो उसके लिए ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रीम्स बढ़ जाता है, और आपका जो डेटा स्ट्रीम बढ़ जाता है तो उसके लिए जो है आपका जो स्ट्रीम है वो डिजिटल में ही ट्रांसमिट होता है डेटा। तो ये डिजिटल ट्रांसमिशन थोड़ा मुश्किल होता है, डेटा को भेजना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसका एक तरीका है, उसका ये तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल्स है उस डिजिटल सिग्नल को हम लोग मॉडेम के थ्रू भेजते हैं। किसके थ्रू भेजते हैं? मॉडेम के थ्रू। और ये मॉडेम होता क्या है? ये मॉडेम कुछ और नहीं है बल्कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। ये मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो आपका मॉडेम है, इस मॉडेम के जरिए जो आप लोग डेटा भेजते हैं वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। तो मॉडेम क्या करता है? आपके बनाए हुए जो आपका डेटा है उस डेटा को डिजिटल से एनालॉग में को भेजने में सक्षम होता है। क्या करता है? डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके भेजने में सक्षम होता है। तो हमेशा जो है इसको याद रखिएगा कि जो आपका डेटा है वो डिजिटल फॉर्मेट में ही कंप्यूटर में बनता है, या फिर किसी भी डिवाइस में डिजिटल फॉर्मेट में ही होता है, और उसको जो है हम लोग ट्रांसमिट करते हैं मॉडेम के थ्रू, जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिएगा कि डिजिटल बिट है और उसको ट्रांसमीटर में हमने डाला है। ये क्या है? ये ट्रांसमीटर है, और ये ट्रांसमीटर ही आपका मॉडेम होता है। इस मॉडेम में डेटा को डाला गया, उसके बाद ये ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया। ट्रांसमिशन सिस्टम कहने का मतलब आपके ये डिजिटल डेटा जो है, देखिए यहाँ पे मैंने एनालॉग, यहाँ पे डिजिटल का साइन बनाया है, यहाँ पे एनालॉग का साइन बनाया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जब डेटा यहाँ से निकला ट्रांसमीटर के बाद, ट्रांसमिट होने के बाद, तो ये डिजिटल डेटा किस में बदल गया? ये एनालॉग सिग्नल्स में बदल गया। अब ये एनालॉग सिग्नल्स में जब डेटा बदल गया तो इसको मूव करना बहुत आसान होता है। इसको जो है आगे बढ़ाना, प्रोपोगेशन, जो ये सिग्नल है एनालॉग सिग्नल्स का प्रोपोगेशन आसान होता है। इसलिए इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोगेट करते हैं। तो प्रोपोगेट करने का मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं तो किसके थ्रू बढ़ाते हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू बढ़ाते हैं। और ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है? ट्रांसमिशन सिस्टम कुछ और नहीं है बल्कि आपका जो डेटा जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो आपका मीडियम यूज हो रहा है वही आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो मीडियम क्या यूज कर रहा है? मीडियम आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम यूज कर रहा है वो 3 तरीके से यूज कर रहा है। ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, या फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है, और या फिर कोएक्सियल केबल यूज हो रहा है। मतलब ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, इन तीनों की मदद से ट्रांसमिशन सिस्टम उस डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। किस फॉर्मेट में? एनालॉग सिग्नल्स में। उसके बाद नीचे आइए, इस एनालॉग सिग्नल को रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है। ये रिसीवर क्या होता है? अगेन हियर वन मॉडेम इज देयर। हर कंप्यूटर, हर डिवाइस के साथ मॉडेम लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि जो भी आपका
डिजिटल स्ट्रीम का जो डेटा है वो एनालॉग में कन्वर्ट सके और वापस जो है एनालॉग सिग्नल जो है डिजिटल में कन्वर्ट हो सके। यहाँ पर जो रिसीवर है वो क्या करेगा, अगेन इस एनालॉग सिग्नल को, जो एनालॉग सिग्नल हमने भेजा था, इस एनालॉग सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर से इसको डिजिटल फॉर्मेट में, देखिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये जो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा वो आपका मॉडेम करेगा और उसके बाद इस डिजिटल सिग्नल्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, मतलब रिसीवर तक पहुंचाएगा। अगर हमने यहाँ पर देखिए टेक्स्ट अगर हमने दिया था तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट ही एज अ आउटपुट भी मिलेगा। यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट है तो यहाँ पे टेक्स्ट एज आउटपुट हमें टेक्स्ट ही एज आउटपुट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, एनालॉग सिग्नल को रिसीव किया गया रिसीवर के द्वारा जो कि एक मॉडेम होता है और उस मॉडेम ने फिर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब डिजिटल सिग्नल्स जो है वो रीडेबल फॉर्मेट में बन गए, मतलब नाउ the computer is able to read those digital format because it is already in 0 and 1 बाइनरी नंबर्स। तो उसके बाद ये आपका जो रिसीवर जो है, कंप्यूटर आपका जो है वो रिसीव कर लिया और उसके बाद ये मैसेज को रीड कर लिया। तो दिस इज अबाउट द डेटा कम्युनिकेशन मॉडल और यही जो है आपसे पूछा जाता है। इट इज VVI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा आप लोग याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका VVI है, ठीक है। ये ट्रांसमीटर और ये हो गया आपका रिसीवर और ये होता है क्या, मॉडेम होता है। और मॉडेम को क्या कहते हैं, ये मॉडेम को ही हम लोग मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। MOD से मॉड्यूलेटर एंड अगेन DEM से डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको जानने की कोशिश कीजिए। If two computers are to be connected, then it is always search for the shortest path. Yes, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज। मतलब ये कि अगर आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर जोड़ रहे हैं या डेटा भेज रहे हैं तो वो जो कंप्यूटर है वो अपना डेटा क्या करेगा, वो अपना डेटा जो है जिस फॉर्मेट में भी भेजेगा लेकिन वो सबसे पहले रूट फाइंड आउट करेगा। क्या, कौन सा रूट फाइंड आउट करेगा, जो रूट फाइंड आउट करेगा वो शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा। कहने का मतलब कहां से सबसे ज्यादा नजदीकियां है, किसी भी डेटा को भेजने के लिए जो नजदीकियां होती है वो सबसे ज्यादा कहां से है, तो वो जो डेटा आपको भेजा जाएगा वो आपका शॉर्टेस्ट रूट से भेजेगा। और ये जो शॉर्टेस्ट रूट से भेजा जाएगा डेटा, वो शॉर्टेस्ट रूट आपको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। Transport layer is the layer which is responsible to find out the shortest route when a data is moving from one place to another. एक जगह से अगर दूसरे जगह डेटा जा रहा है तो वो शॉर्टेस्ट रूट से जाएगा और वो शॉर्टेस्ट रूट कौन फाइंड आउट करेगा, वो शॉर्टेस्ट रूट कोई और फाइंड आउट नहीं करेगा बल्कि आपका ये जो दिया हुआ आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो फाइंड आउट करेगा। तो OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, कोई बता रहा है, बताइए कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर सर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का कितने नंबर पे है?
बताइए। 4 नंबर पे है। हाँ, नहीं बता रहे हैं आप लोग, मेरा वीडियोस नहीं देख। 4 नंबर पे, 4 नंबर पे होता है। वेरी नाइस। चौथे नंबर पे होता है। पहला जो है आपका फिजिकल लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर, छठा प्रेजेंटेशन लेयर, सॉरी एप्लीकेशन लेयर, और सातवां प्रेजेंटेशन लेयर। सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर पहले होता है, बाद में एप्लीकेशन लेयर। नहीं, एप्लीकेशन लेयर पहले होता है, उसके बाद फाइनली जो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोगों का, यहाँ पे ये देखिए कि हेलो, यस सर। यस सर। क्या हुआ जी? कनेक्टिविटी नहीं है सबका, क्या हो गया? चलिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसको देखिए, हमने जो स्क्रीन शेयर किया है उसको आप लोग देखेंगे। ये देखिएगा, हमने जो स्क्रीन शेयर किया हुआ है इसमें ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा कम्युनिकेशन मॉडल में, इफ टू कंप्यूटर्स आर टू बी कनेक्टेड देन इट ऑलवेज सर्च फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर जो आपका मैंने बनाया हुआ है उसको देखिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से कौन सी चीजें हो रही है। यहाँ पे देखिए, एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, और तीसरा कंप्यूटर ये है। देखिएगा डेटा, देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से पास हो रहा है। पहला कंप्यूटर यहाँ ये है, दूसरा कंप्यूटर आपका ये है, और तीसरा कंप्यूटर आपका यहाँ पे। ठीक है, अब जो डेटा जो है ट्रैवल करता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देखेगा। डेटा इधर से भी देखिए, इस कंप्यूटर से होकर इस तरफ भी कनेक्टेड है। ठीक है, डेटा जो आपका है वो इस तरफ से भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने 20 मीटर्स लिखा है। क्या लिखा है? 20 मीटर्स। मतलब ये जो है सामने सामने तो है कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर आमने सामने है, लेकिन जो आपका डेटा है वो क्या हो रहा है, वो डेटा आपका 20 मीटर ले रहा है, जबकि इन दोनों के बीच में 10 मीटर डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में 5 मीटर डिस्टेंस है। मतलब कि जो डेटा इन दोनों कंप्यूटर के बीच में है वो या तो 20 मीटर के थ्रू जा सकता है, या तो इधर 5 और 10 15 मीटर के लेंथ को भी डेटा ले सकता है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका डायरेक्टली ये 15 मीटर वाला ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्ट कनेक्शन तो है, लेकिन ये 20 मीटर का है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये डेटा जो है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, और जितना ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो उसी को ऑप्ट करेगा। ठीक है, जो OSI मॉडल होता है वो इसमें इन्वॉल्व्ड होता है। जब भी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसफर किया जाता है तो वो डेटा जो है क्या करता है, OSI मॉडल को ध्यान में रखता है। OSI मॉडल क्या होता है? वही सातों लेयर्स जो मैंने अभी आपको बताया, वो बाकी के जितने भी सातों लेयर्स हैं वो सातों लेयर्स जो है
OSI मॉडल के द्वारा देखा जाता है, और उस OSI मॉडल के द्वारा ही हम लोग ये देख पाते हैं कि किस तरीके से जो है कितने सारे प्रोटोकॉल हर लेयर में लगे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ट्रांसमिशन मोड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है वो समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और ये ट्रांसमिशन मोड्स आपके लिए दोनों सब्जेक्ट के लिए जरूरत है। ट्रांसमिशन मोड्स जो कि DCN में भी पढ़ना है और IWT में भी इसका कॉन्सेप्ट को जानना है। अब ये क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, while transmitting data from one device to other device, wiring is one of the most important thing for sending or receiving data. Obviously कहता है कि अगर एक जगह से दूसरे जगह डेटा भेजना है तो जो वायर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए। अब आगे कहता है कि while sending data it is necessary, while sending data it is necessary to check whether data is being sent one bit at a time or group of bits. अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि जो डेटा हमें भेजा जा रहा है वो डेटा जो है ग्रुप में भेजा जा रहा है या सिंगल डेटा भेजा जा रहा है, सिंगल बिट भेजा जा रहा है। कहने का मतलब कि बिट बाय बिट ट्रांसफरेंस है या बहुत सारे बिट एक साथ ग्रुप में भेजे जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा भेजा जा रहा है वो कैसे भेजा जा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये किया जाता है, इसके तरीके हैं पैरेलल मोड ट्रांसमिशन और सीरियल मोड ट्रांसमिशन के। तो ये भी मैं अभी बता दूंगा। अभी यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो ग्रुप ऑफ बिट्स जो है वो सेंड किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बिट जा रहा है या फिर ग्रुप ऑफ बिट्स सेंड किया जा रहा है। टू मेक डेटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल, डेटा इज बीइंग सेंट थ्रू पैरेलल और सीरियल मोड ट्रांसमिशन। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जो डेटा ट्रैवल करने जा रहा है वो दो तरीके से डेटा ट्रैवल कर सकता है, पैरेलल और सीरियल, पैरेलल मोड ट्रांसमिशन या फिर सीरियल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो दो तरीके से। अब पैरेलल मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझिएगा। पैरेलल मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि पैरेलल मोड ऑफ ट्रांसमिशन when the computer produces or consumes data in a group of bits, we can send data by grouping n bits at a time instead of single bit. जो कहता है कि जो डेटा है वो n बिट में भेजा जा सकता है और वो n बिट को एक साथ अगर हम भेजते हैं तो उसको पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। अब आप यहाँ पे फोटोग्राफ देखिए, जो मैंने फोटोग्राफ बनाया है इसमें देखिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है। एक तरफ सेंडर है और दूसरी तरफ रिसीवर है। अब ये सेंडर और रिसीवर के बीच में देखिए डेटा जो ट्रैवल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। यहाँ पे इसको गिनिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि एक वायर से जो डेटा जा रहा है अगर पैरेलल मोड ट्रांसमिशन में जाता है तो वो 8 बिट ऑफ डेटा एक साथ डिलीवर करता है और 8 बिट ऑफ डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, 1 बाइट। तो 1 बाइट ऑफ डेटा एक साथ जा रहा है। हम लोग n नंबर ऑफ बिट्स कैसे भेज सकते हैं? अगर ये डेटा तभी हम लोग भेज सकते हैं, इन 8 बिट डेटा तभी भेज सकते हैं जब उसमें 8 वायर हो। 8 bits of data can be sent only when there are 8 signals or 8 channels of wires. तो आप देखिएगा कई बार कि जो आपका जो वायर होता है उसमें 8 वायर्स होते हैं। जो आपका कम्युनिकेशन के लिए जो वायर होता है उसमें 8 वायर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपका पैरेलल मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसमें हो सके, इसलिए हमेशा आप लैन वायर जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो वायर हम लोग यूज करते हैं
वो वायर आपका 8 बिट एक बार में डिलीवर कर सकता है। दैट इज पैरेलल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमेशा इसको ध्यान में रखना है कि जो ट्रांसमिशन होता है वो पैरेलल मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम लोग करते हैं। और वो कब, कितने देर में? 1 क्लॉक पल्स में। 1 क्लॉक पल्स में अगर आपका जो डेटा है वो 8 बिट का डेटा ट्रांसफरेंस एक साथ कर सकता है। और वो डेटा ये अलग अलग 8 वायर से जाता है। वो डेटा अलग अलग 8 वायर से जाता है। यहाँ पे देखिए सर 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है एक बार में ट्रांसफर? नहीं, 8 से ज्यादा ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना मोटा वायर मोटा होता चला जाएगा ना। तो वायर जब मोटा होता चला जाएगा तो आपका ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन वैसा वायर जनरली यूज में नहीं है। और अगर यूज में है तो वो वैसे जगह पे यूज होता है जहां पर कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होती है, जहां पर कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपका जो कंप्यूटर में आपका जो लगा हुआ होता है VGA केबल, VGA केबल जो है वो 16 पोर्ट का होता है। वो देखिएगा कि 16 बिट ट्रांसफर करता है डेटा। जो आपका VGA मतलब आपका जो मॉनिटर से कनेक्टेड होता है CPU, जो मॉनिटर से CPU कनेक्टेड होता है, उस CPU का उस वायर को देखिएगा तो उसके अंदर में 16 पिंस होते हैं, बहुत सारे पिंस होते हैं। तो वो पिंस जो है वो 16 बिट का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वैसा वायर हर जगह लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है जो अवेलेबल है वो 8 बिट का वायर जो है, 8 वायर्स वाला जो है वो अवेलेबल है। तो वही आपको लैन वायर कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क वाला वायर कहलाता है, और उसी के थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। तो एक बार में 1 क्लॉक पल्स में 8 बिट का डेटा एक बार में डिलीवर हो सकता है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, ताकि आप इसको भूले नहीं। 8 बिट का वायर, 8 बिट का डेटा 8 अलग अलग वायर के साथ डिलीवर किया जाता है। उसको पैरेलल मोड ट्रांसमिशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है we can send data by grouping n bits at a time instead of single bit. This means bits are sent with each clock pulse. और clock pulse क्या होता है? हमेशा clock pulse 1 डिजिटल, आपका जो डिजिटल है एक बार 0 से उठा 1 पे गया, फिर 1 के बाद वो नीचे 0 तक जैसे ही आया तो उसको 1 क्लॉक पल्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बना दिया है, समझ रहे हैं, एकदम बना दिया है। और आप आंसर में ऐसे ही लिखेंगे, एकदम ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एक्सप्लेनेबल। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेनेबल है। This type of transmission is known as parallel transmission. Mechanism for parallel transmission is quite simple, that we have to use n wires to send n bits or at a time. हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, अगर हमें n बिट्स भेजना है तो n वायर साथ में लगाने होंगे। एक वायर से सोचो भाई कि एक वायर से एक बार में एक ही डेटा जा पाएगा ना। उसी समय एक ही वायर से हम 4 डेटा नहीं एक ही समय में नहीं भेज सकते। हाँ, अगर क्लॉक पल्स बदल दें तब हो सकता है, जो कि आपका सीरियल मोड ट्रांसमिशन में होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये मैकेनिज्म हो गया आपका ट्रांसमीटर का। अब यहाँ पे आइए, दिस मीन्स दैट ईच बिट हैज ओन वायर and all n bits of one group can be transmitted with each clock pulse from one device to the other. Generally, parallel transmission works for n is equal to 8 bits. देखिए यहाँ पे जनरली क्या होता है, n is equal to 8 बिट ही रहता है, ये जनरल है। और ये जो मेरा नोट्स है वो सबसे स्टैंडर्ड बुक से बना हुआ है, इसलिए आप लोग आंख बंद करके इसको पढ़िए
और इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगले बार जो है अगली क्लास में हम लोग सीरियल मोड ट्रांसमिशन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सीरियल मोड ट्रांसमिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सीरियल मोड ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, तो मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ठीक से आप लोग लिख लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो सौरभ सर इज देयर, बार बार आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो मैं इतना बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा हूं कि इट इज वेरी मच कॉन्सेप्चुअल। ये कॉन्सेप्चुअल है और आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा, आगे की चीजें मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोग इस एक पन्ने को ही मैंने पढ़ाया है, आज मैंने एक ही पेज पढ़ाया है और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। मेरा समय खत्म होने जा रहा है, तो इसलिए मैं जो है आपको अब ये क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, समझना जरूरी है। इसलिए जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरियल मोड ट्रांसमिशन